नमस्कार, द डीप डाइव में आपका स्वागत है। हमारे सामने 20 नवंबर 2025 के कई प्रमुख अखबारों की सुर्खियां हैं। नमस्कार। और आज हम इन बिखरी हुई खबरों में एक धागा खोजने की कोशिश करेंगे, और वो धागा है भरोसे का। दिलचस्प। छात्रों का परीक्षा प्रणाली पर भरोसा, किसानों का सरकारी योजनाओं पर भरोसा, और यहाँ तक कि पड़ोसी देशों का भारत पर भरोसा। हाँ, ये एक बहुत अच्छा नजरिया है, क्योंकि जब हम इन कहानियों को अलग अलग देखते हैं, जैसे नीट परीक्षा की गड़बड़ियां या किसी किसान को मुआवजे में मिले 2 रुपए, बिल्कुल, तो ये सिर्फ सिस्टम की खामियां लगती हैं। लेकिन जब हम इन्हें भरोसे के चश्मे से देखते हैं तो एक बड़ी तस्वीर उभरती है। तो चलिए इसी भरोसे की पड़ताल शुरू करते हैं लाखों छात्रों के भविष्य से। बात करते हैं नीट यूजी 2025 की। देश की सबसे बड़ी मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम। हाँ, इस साल कोई बड़ा पेपर लीक जैसा घोटाला तो नहीं हुआ, लेकिन जो हुआ वो शायद उससे भी ज्यादा चिंताजनक है। हाँ, क्योंकि बड़े घोटाले तो पकड़ में आ जाते हैं, उन पर हंगामा होता है, जांच होती है। सही। लेकिन एक आंतरिक सरकारी रिपोर्ट जो सामने आई है, वो उन छोटी छोटी रोजमर्रा की लापरवाहियों को उजागर करती है, जो धीरे धीरे पूरे सिस्टम को खोखला कर देती हैं। अच्छा, जैसे कि रिपोर्ट में कहा गया है कि कई परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे या तो बंद थे या फिर ऐसी जगह लगे थे जहां से कुछ भी देखना नामुमकिन था। मतलब ये कोई बहुत हाईटेक समस्या नहीं है। बिल्कुल नहीं। कुछ जगहों पर तो मॉनिटरिंग टीम लाइव फुटेज देख ही नहीं पा रही थी। ये तो एकदम बुनियादी चीजें हैं, जैसे दरवाजे पर ताला लगाना। अगर ताला ही काम नहीं कर रहा तो फिर तिजोरी की मजबूती का क्या फायदा? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये भरोसे की पहली कड़ी का टूटना है। सोचिए उस छात्र के बारे में जिसके परिवार ने अपनी पूरी जमा पूंजी उसकी कोचिंग पर लगा दी, और जिसके पास शायद दोबारा परीक्षा देने का मौका या पैसा नहीं है। एग्जैक्टली। उसके लिए निष्पक्षता ही एकमात्र उम्मीद है। जब उसे पता चलता है कि सिस्टम में इस तरह की बुनियादी खामियां हैं, तो उसका भरोसा टूटता है। तो अब शिक्षा मंत्रालय कह रहा है कि 2026 के लिए एनटीए को सख्त निर्देश दिए गए हैं। निर्देश देना एक बात है, लेकिन जमीनी स्तर पर उसे लागू करना बिल्कुल दूसरी। ये भरोसे को फिर से बनाने की एक लंबी लड़ाई है। भरोसे की इसी लड़ाई की एक और कहानी हमें खेतों से मिल रही है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जो किसानों के लिए एक सुरक्षा कवच होनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ भी जमीनी हकीकत कुछ और ही तस्वीर दिखा रही है। तस्वीर तो चौंकाने वाली है। महाराष्ट्र के किसान को 11 एकड़ धान की फसल बर्बाद होने पर बीमा कंपनी से मुआवजा मिला सिर्फ 2 रुपए 30 पैसे। क्या 2 रुपए 30 पैसे? हाँ, और मध्य प्रदेश के एक गांव में तो सभी किसानों को मिलाकर कुल 70 रुपए मिले। 11 एकड़ फसल के लिए? ये सुनने में ही इतना बेतुका लगता है। आखिर कोई सिस्टम इतना क्रूर मजाक कैसे कर सकता है? ऐसा हो क्यों रहा है? इसकी जड़ में एक टेक्नोलॉजी है, सैटेलाइट आधारित फसल आकलन प्रणाली। अच्छा। कागज पर यह बहुत अच्छा लगता है। सैटेलाइट से तस्वीरें लो, देखो कहाँ फसल हरी है और कहाँ सूखी, और उसके आधार पर नुकसान का अंदाजा लगा लो। लेकिन इसमें एक दिक्कत तो साफ दिख रही है। सैटेलाइट को तो सिर्फ पत्तों का हरा रंग दिखेगा। बिल्कुल। उसे ये कैसे पता चलेगा कि बाली में दाना आया ही नहीं? खेत हरा दिख सकता है, लेकिन पैदावार शून्य हो सकती है। और यही हो रहा है। सैटेलाइट उत्पादन नहीं बल्कि सिर्फ वनस्पति का घनत्व देख पाता है। किसान का असल नुकसान तब होता है जब दाना नहीं बनता, और इस नुकसान को ये सिस्टम पकड़ ही नहीं पाता। ये टेक्नो सोल्यूशनिज्म का एक क्लासिक उदाहरण है। हाँ, ये मान लेना कि हर जटिल मानवीय समस्या का एक आसान तकनीकी हल है, भले ही वो जमीनी हकीकत से कितना ही दूर क्यों ना हो। और इसकी विडंबना देखिए, सरकारें इन बीमा कंपनियों को प्रीमियम भरने के लिए हजारों करोड़ रुपए दे रही हैं, और जब मुआवजे की बारी आती है तो किसानों को कुछ नहीं मिलता, और फिर उन्हीं सरकारों को अलग से राहत पैकेज घोषित करने पड़ते हैं। तो सवाल उठता है कि ये योजना आखिर किसके लिए है? किसानों के लिए या बीमा कंपनियों के मुनाफे के लिए? लेख में यही सवाल उठाया गया है, और सुझाव दिए गए हैं कि इस पर दोबारा विचार हो। सिर्फ सैटेलाइट पर निर्भर रहने के बजाय खेतों का भौतिक सत्यापन भी हो। तो एक तरफ हम देख रहे हैं कि ये पुराने स्थापित सिस्टम भरोसे के संकट से जूझ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भविष्य की एक नई अर्थव्यवस्था आकार ले रही है। एआई और गिग इकोनॉमी। हाँ, इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2026 कहती है कि यहाँ मौके तो बहुत हैं। मौके वाकई बहुत हैं। रिपोर्ट का एक बड़ा सकारात्मक पहलू यह है कि भारत के युवाओं की एम्प्लॉयबिलिटी, मतलब नौकरी पाने की काबिलियत, बढ़कर 56% से ज्यादा हो गई है। और हम एआई टैलेंट के मामले में एक ग्लोबल हब बन रहे हैं। बिल्कुल। दुनिया के लगभग 16% एआई प्रोफेशनल्स भारतीय हैं, और साथ ही गिग इकोनॉमी यानी फ्रीलांस काम बहुत तेजी से बढ़ रही है। लेकिन जब मैं गिग इकोनॉमी के बारे में सोचती हूँ तो एक तरफ आज़ादी और लचीलापन नजर आता है,
लेकिन दूसरी तरफ एक गहरी असुरक्षा भी। हाँ। आज काम है, कल शायद ना हो। कोई प्रोविडेंट फंड नहीं, कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं। जैसा कि एक लेख में कहा गया है, लचीलापन असुरक्षा जैसा दिख सकता है। ये इस नई अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा विरोधाभास है। ये उन लाखों लोगों को रोजगार तो दे रही है, लेकिन यह उन्हें सामाजिक सुरक्षा के उस कवच से बाहर भी रख रही है। और इसमें एक और खतरा है, एक नए तरह का बंटवारा। रिपोर्ट बताती है कि बड़ी कंपनियां तो एआई अपना रही हैं, लेकिन छोटे और मध्यम उद्योग पीछे छूट रहे हैं। यह एक बहुत ही गंभीर खतरा है। अगर हमने समय रहते छोटे उद्योगों को मदद नहीं की, तो हम एक डिजिटल डिवाइड का नया संस्करण देखेंगे। एक तरफ हाई स्किल्ड एआई प्रोफेशनल्स और दूसरी तरफ वो गिग वर्कर जो कम मजदूरी पर बिना किसी सुरक्षा के काम कर रहे हैं। हाँ, और इससे आर्थिक असमानता और बढ़ सकती है। और इस पूरी डिजिटल क्रांति को, चाहे वो एआई हो, डेटा सेंटर्स हो या फिर इलेक्ट्रिक गाड़ियां, एक चीज की जरूरत है, बिजली, बहुत सारी बिजली। हाँ, नंदन नीलेकणी का एक लेख है इस पर। उनका कहना है कि 2035 तक बिजली की मांग बाकी ऊर्जा स्रोतों के मुकाबले 6 गुना तेजी से बढ़ेगी। और इसे पूरा करने के लिए हम सौर ऊर्जा जैसे नवीकरणीय स्रोतों पर निर्भर कर रहे हैं, लेकिन उसकी सप्लाई स्थिर नहीं है। हाँ, वो तभी मिलती है जब सूरज चमक रहा हो। तो एक तरफ मांग लगातार बढ़ रही है और दूसरी तरफ सप्लाई स्थिर नहीं है। इसका समाधान क्या है? इसका समाधान भी टेक्नोलॉजी में ही है। एक स्मार्ट डिजिटल ग्रिड जो मांग और आपूर्ति को पल पल मैनेज कर सके। लेकिन यहां भी एक बाधा है, इंटरऑपरेबिलिटी की कमी। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब हमारे घरों में लगे स्मार्ट मीटर्स, इलेक्ट्रिक गाड़ियों के चार्जर और पावर कंपनियों के सिस्टम, ये सब अलग अलग भाषा में बात करते हैं। ये एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं हैं। अच्छा, तो क्या ये इंडिया एनर्जी स्टैक बिजली के लिए वही काम करेगा जो यूपीआई ने पैसों के लेन देन के लिए किया है? मतलब सारे डिवाइस एक ही प्लेटफॉर्म पे अब बात कर पाएंगे? बिल्कुल सही, यही इसका लक्ष्य है। जैसे यूपीआई ने बैंकों के बीच की दीवारों को तोड़ दिया, वैसे ही इंडिया एनर्जी स्टैक ऊर्जा क्षेत्र के सभी उपकरणों और सिस्टम को एक साझा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाएगा। और इससे साइबर हमलों का खतरा भी कम होगा। हाँ, जो पिछले 4 सालों में 3 गुना बढ़ गए हैं। ये ऊर्जा क्षेत्र में भरोसे का एक नया डिजिटल ढांचा बनाने जैसा है। तो अब तक हमने देश के भीतर भरोसे के संकट और समाधान की बात की। अब जरा सरहदों के पार देखते हैं। पहले बात करते हैं आंतरिक सुरक्षा की। माओवाद के खिलाफ लड़ाई में एक बड़ी सफलता। हाँ, कुख्यात माओवादी सरगना हिड़मा के मारे जाने की खबर है। ये एक बड़ी कामयाबी है। इससे सुरक्षा बलों का मनोबल बढ़ा है। लेकिन लेख में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई है। ये लड़ाई सिर्फ जंगलों में बंदूक से नहीं जीती जा सकती। मतलब ये कि माओवाद की 2 भुजाएं हैं। एक है हथियारबंद लड़ाके, जिनके खिलाफ अभियान में कोई नरमी नहीं बरतनी चाहिए। लेकिन दूसरी और शायद ज्यादा खतरनाक भुजा है वो वैचारिक समर्थन जो उन्हें शहरों से मिलता है। अच्छा। लेख में इन्हें नकली मानवाधिकारीवादी कहा गया है, जो इस विचारधारा को जिंदा रखते हैं। रणनीति ये होनी चाहिए कि दोनों मोर्चों पर एक साथ हमला हो। अब पड़ोस की तरफ चलते हैं, जहां भारत भरोसे के एक मजबूत साथी की भूमिका निभा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी का भूटान दौरा। हाँ, और ये दौरा ऐसे समय में हुआ जब भूटान एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है। वहां बेरोजगारी है, ब्रेन ड्रेन की समस्या है, और उत्तर में चीन का बढ़ता दबाव। ऐसे में भारत एक चट्टान की तरह उसके साथ खड़ा है। हाल ही में पुना सांगचू 2 पन बिजली परियोजना का उद्घाटन हुआ। भारत ने बड़ी वित्तीय सहायता भी दी है। और इस दौरे पर प्रधानमंत्री के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की मौजूदगी भी की, जो ये दिखाती है कि ये रिश्ता भारत के लिए कितना रणनीतिक और महत्वपूर्ण है। पड़ोस की एक और कहानी तो किसी थ्रिलर फिल्म जैसी लगती है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मौत की सजा सुनाई गई है और वो दिल्ली में है। ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी कूटनीतिक और नैतिक दुविधा है। और ये इतिहास का एक अजीब दोहराव भी है। बिल्कुल। 1975 में जब उनके पूरे परिवार की हत्या कर दी गई थी, तब भी शेख हसीना ने भारत में ही शरण ली थी। और अब 2024 में सत्ता से हटने पर वो फिर से भारत में है। बांग्लादेश की नई सरकार उनके प्रत्यर्पण की मांग कर रही है। और भारत ने मानवीय आधार पर मना कर दिया है। इससे दोनों देशों के संबंधों में तनाव तो है, लेकिन भारत ने अपने एक पुराने और विश्वसनीय दोस्त को इस मुश्किल घड़ी में अकेला नहीं छोड़ा है। ये एक बहुत जटिल संतुलन है। हाँ, एक तरफ नई शासन के साथ रिश्ते बनाने का दबाव और दूसरी तरफ मानवीय मूल्यों और पुरानी दोस्ती पर भरोसा। और भरोसे के इसी बदलते समीकरण की एक झलक पश्चिम एशिया में भी दिख रही है, जहां अमेरिका और सऊदी अरब के रिश्ते एक नई करवट ले रहे हैं। हाँ, और यहाँ डी-हाइफनेशन शब्द का इस्तेमाल हो रहा है। इसका क्या मतलब है? डी-हाइफनेशन का मतलब है 2 रिश्तों को एक दूसरे से अलग करके देखना। पहले अमेरिका की पश्चिम एशिया नीति का केंद्र इजरायल था।
और सऊदी अरब से दोस्ती की शर्त होती थी कि उसे इजराइल के साथ भी संबंध सामान्य करने होंगे। हाँ, अब अमेरिका शर्त को हटा रहा है। वो सऊदी अरब को F-35 लड़ाकू विमान और उन्नत चिप्स देने को तैयार है, बिना इस दबाव के कि सऊदी इजराइल को मान्यता दे। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। इसका मतलब है कि अमेरिका अब सऊदी अरब को अपने आप में एक महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार मान रहा है। और ये दिखाता है कि वैश्विक राजनीति में भरोसे और हितों का समीकरण कितनी तेजी से बदल रहा है। अमेरिका को चीन का मुकाबला करने के लिए सऊदी अरब की जरूरत है। अंत में भारत की आंतरिक राजनीति पर आते हैं, जहां एक और बहस चल रही है, मुफ्त की रेवड़ियां। खासकर महिलाओं को सीधे नकद पैसे देने की योजनाएं, जिन्हें अक्सर अर्थव्यवस्था के लिए बुरा बताकर खारिज कर दिया जाता है। लेकिन एक लेख कहता है कि तस्वीर इतनी सीधी नहीं है। बिल्कुल। अर्थशास्त्र का किताबी सिद्धांत कहता है कि लोगों को मुफ्त में पैसे देने से महंगाई बढ़ेगी। लेकिन भारत में ज़मीनी हकीकत कुछ और है। हाँ, यहाँ इसका ज्यादा असर नहीं दिखा है, क्योंकि ज्यादातर परिवार इस पैसे का इस्तेमाल या तो पुराना कर्ज चुकाने में करते हैं या फिर बच्चों की पढ़ाई और स्वास्थ्य जैसी जरूरी चीजों पर। तो इसके आर्थिक नुकसान से ज्यादा सामाजिक फायदे हो सकते हैं। लेख तो यही तर्क देता है। अध्ययनों में पाया गया है कि इन योजनाओं से गरीबी कम हुई है, घरों में पोषण का स्तर सुधरा है और सबसे बड़ी बात, महिलाओं के हाथ में पैसा आने से घर के फैसलों में उनकी भागीदारी बढ़ी है। यानी महिला सशक्तिकरण। हाँ, लेख में इसकी तुलना यूनिवर्सल बेसिक इनकम (UBI) के विचार से की गई है। ये एक तरह से नागरिकों पर भरोसा करना है कि वे अपने लिए सही आर्थिक फैसले ले सकते हैं। तो आज हमने भरोसे के कई रूप देखे। जी। नीट और फसल बीमा योजनाओं में दरकता हुआ भरोसा, गिग इकोनॉमी और AI की दुनिया में एक नए तरह के भरोसे की तलाश, और भूटान और बांग्लादेश के साथ रिश्तों में भारत की भरोसेमंद छवि को मजबूत करने की कोशिश। इन सभी कहानियों को जोड़ने वाला धागा यही है, पुरानी संरचनाएं और नई वास्तविकताएं एक दूसरे से टकरा रही हैं, और इस टकराव के बीच भरोसा ही वो चीज है जो या तो टूट रही है या फिर जिसे नए सिरे से बनाने की जरूरत है। जाते जाते सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। आज हमने बात की कि कैसे किसानों का फसल बीमा से या छात्रों का परीक्षा प्रणाली से भरोसा उठ रहा है। हमने यूनिवर्सल बेसिक इनकम का भी जिक्र किया। तो सोचने वाली बात यह है, जैसे जैसे AI और ऑटोमेशन पारंपरिक नौकरियों को खत्म करेंगे, क्या हम एक ऐसे भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं जहां सरकार का अपने नागरिकों को एक बुनियादी आय देना सिर्फ एक चुनावी वादा या कल्याणकारी योजना नहीं, बल्कि सामाजिक स्थिरता बनाए रखने और सिस्टम में उनके भरोसे को जिंदा रखने के लिए एक आर्थिक जरूरत बन जाएगा?